हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और आपकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप कभी भी कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियाई। ये क्वेश्चंस हमने पिक किए हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखते हुए और इन्हें हमने डिटेल में सॉल्व किया हुआ है, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच समझ आएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रिविजन फॉर यू। तो जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे वैसे वैसे आप साथ साथ सॉल्व करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 13. If T half is the half-life of a substance, then T3 by 4 is the time in which अच्छा T half का क्या मतलब होता है? जितने टाइम में जो सब्सटेंस है वो आधा डीके हो चुका हो, तो T3 by 4 क्या होगा? जितने टाइम में सब्सटेंस 3 by 4 डीके हो चुका हो, तो कितना अनडीके रह जाएगा? 1 by 4, ठीक है ना? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि T3/4 का मतलब है जितने टाइम पे जो जितना सब्सटेंस लेफ्ट रह जाएगा अनडीकेड वो 3/4 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि T हाफ का मतलब होता है कि कितने टाइम में सब्सटेंस जो है वो आधा डीके हो जाता है। तो T3/4 का मतलब है जितने टाइम में सब्सटेंस 3/4 डीके हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. A radioactive substance emits n beta particles in the first 2 seconds and 0.5 n beta particles in the next 2 seconds. ठीक है? The mean life of the sample is. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो सब्सटेंस है वो पहले n बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है और उसके बाद फिर वो 0.5 n बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। तो ये n से 0.5 n होने में उसको कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 2 सेकेंड्स। मतलब ये जो n से 0.5 n होता है इसमें टाइम लगता है 2 सेकेंड्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हाफ लाइफ है इट्स सब्सटेंस का वो है 2 सेकेंड्स, क्योंकि इतने टाइम में 2 सेकेंड्स में इसका जो n है वो हाफ हो जा रहा है, 1 से 0.5 हो जा रहा है। ठीक है, तो t हाफ हमें पता चल गया। ठीक है, अब एक बार अगर टी हाफ पता चल गया तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, यानी कि 0.693 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चल लैम्डा निकल गया। अब हमें क्या पता है? मीन लाइफ जो होता है दैट इज 1 बाई लैम्डा। तो मीन लाइफ क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 0.693। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू होती है 0.693। तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15. An atom bomb weighing 1 kg explodes, releasing 9 into 10 to the power 13 joules of energy. What percentage of mass is converted into energy? आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से हमें क्या पता है कि एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, कैसे हमें पता चलेगा कि यहाँ हमें आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन का यूज़ करना है? अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम मास की बात कर रहे हैं कि एटम बॉम्ब वेइंग 1 kg एक्सप्लोड कर रहा है और वो इतना जूल का एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ मास एनर्जी कन्वर्जन यहाँ पे एनीवेज हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी, कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से ही आइडिया लग रहा है कि कुछ मास एनर्जी रिलेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? E डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। अब एनर्जी दी हुई है 9 इंटू 10 टू द पावर 13, सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर। तो यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 kg। तो ये हो जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितना परसेंटेज ऑफ मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा एम, ये इनिशियल मास का कितना है? इनिशियल मास कितना था? 1 kg। तो ये डेल्टा एम जो है 1 आउट ऑफ 1 kg कितना है और इसको परसेंटेज में निकालना है। तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100
तो इसका मतलब है 1/10%, दैट इज 0.1%। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल is measured as n naught counts per minute at t is equal to 0 and n naught by e counts per minute at t is equal to 5 minutes। ठीक है, तो मतलब जो एक्टिविटी है वो n नॉट है एक टाइम पे, n नॉट है किस टाइम पे, जब टाइम है t इज इक्वल टू 0, और n नॉट बाई e है एट टाइम t इज इक्वल टू 5 मिनट्स। मतलब 5 मिनट में जो एक्टिविटी है वो n नॉट से n नॉट बाई e हो गई है। ठीक है, हमें निकालना है द टाइम इन मिनट्स एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ इट्स वैल्यू। तो हमें वो टाइम निकालना है जब n नॉट बाई 2 हो जाए, जो एक्टिविटी है वो हाफ हो जाए। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन के हिसाब से n नॉट बाई e हो गया है कितने टाइम में, ऐसा हो गया है 5 मिनट्स में, लेकिन उसमें कितने हाफ लाइफ्स है वो हमें पता नहीं। ठीक है, तो अच्छा अब हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर t कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 हाफ लाइफ, मतलब इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली हाफ लाइफ निकालना है, तो हम एज्यूम करते हैं कि हमने हाफ लाइफ को t हाफ से डिनोट किया। तो t हाफ अगर एक हाफ लाइफ डिनोट करता है तो फिर 5 मिनट्स जो है वो कितने हाफ लाइफ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, 5 डिवाइडेड बाई t हाफ, इतने हाफ लाइफ्स, राइट। तो इस केस में हम स्मॉल n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाई t हाफ। अब n नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हमारे एक तरफ दोनों तरफ हम log ले लेंगे। तो log 1/e इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई t हाफ log 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं log 1 माइनस log e इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई t हाफ log 1 माइनस log 2। अब हमें पता है कि log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, और log e इज इक्वल टू 1। तो इस तरफ क्या बच जाएगा, इस तरफ रह जाएगा -1, और इस तरफ रह जाएगा 5/t हाफ माइनस log 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि t हाफ इज इक्वल टू 5 log 2। तो करेक्ट आंसर है डी। Question number 17. Two radioactive materials X1 and X2 have decay constants 5 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of the number of nuclei of X1 to that of X2 will be 1/e after a time. तो यहाँ पे दो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है X1 और दूसरा है X2। ठीक है, तो यहाँ पे X1 के लिए क्या हो रहा है, X1 के लिए अच्छा हमें ये पता है जो रेडियो एक्टिव लॉ है उस लॉ के हिसाब से n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो X1 के लिए n जो होगा, लेट अस से X1 के लिए जो n है वो n1 है, वो हो जाएगा n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू है 5 लैम्डा t। उसी तरह X2 के लिए हो जाएगा n2 इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X1 टू दैट ऑफ X2। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X1 है n1, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ X2 है n2, तो हमें दोनों का रेशियो निकालना है n1/n2। तो ये क्या हो जाएगा, n नॉट e टू द पावर माइनस 5 लैम्डा t डिवाइडेड बाई n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t। तो n नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 लैम्डा t। अच्छा, क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा दिया हुआ है कि
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ x1 to x2 विल बी 1/e, मतलब n1/n2 को 1/e हो जाना है आफ्टर टाइम t। तो हमें ये t की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर -1 इज इक्वल टू e टू द पावर -4 लैम्डा t, और हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, -1 इज इक्वल टू -4 लैम्डा t, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर t हो जाएगा 1/4 लैम्डा। तो इतने टाइम के बाद जो रेशियो है n1 और n2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/e, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। Question number 18. In a radioactive material, the activity at time t1 is r1 and at a later time t2 it is r2. ठीक है, if the decay constant of the material is lambda, then, ठीक है, हमें ये पता है कि R1 जो है वो क्या है, R0 e टू द पावर माइनस लैम्डा T1, ठीक है। ठीक उसी तरह अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R2 क्या है, R0 e टू द पावर माइनस लैम्डा T2, ठीक है। ये हो गया R1 और R2 का रिलेशन। अब हमें निकालना है एक ही रिलेशन जिसमें R1 और R2 रिलेट हो जाए। तो अब सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि R0 की जो, क्योंकि R0 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, राइट, तो R0 की वैल्यू दोनों ही केस में सेम है, तो सेकेंड वाली इक्वेशन से हम R0 को लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस लैम्डा T2। अब ये वाली R2 की वैल्यू हम डालेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो जब हम इस R0 की वैल्यू इक्वेशन 1 पे डालेंगे तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर माइनस लैम्डा T2 e टू द पावर माइनस लैम्डा T1, तो यानी कि R2 e टू द पावर माइनस लैम्डा T1 प्लस लैम्डा T2, तो इसको हम लिख सकते हैं R2 e टू द पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस T2, तो R1 इज इक्वल टू R2 e टू द पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस T2, तो सही ऑप्शन है ए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।